अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब मर चुकी। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर स्टारर क्लासिक फिल्म मुगले आजम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। जी हाँ, मुगले आजम जो 5 अगस्त 1960 में प्रदर्शित हुई। ये फिल्म हिंदी सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक है। इसे के आसिफ के शानदार निर्देशन, भव्य सेटों, बेहतरीन संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, उस वक्त फिल्म मुगले आजम 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। मुगले आजम को अभिनेत्री ज़ीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा और एहसान रिजवी ने मिलकर लिखा था। बता दें कि आजादी से पहले 1946 में मुगले आजम की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच हुए दंगों के चलते फिल्म के फाइनेंसर सिराज अली पाकिस्तान चले गए और पैसों की कमी के चलते डायरेक्टर के आसिफ की इस फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसके बाद सिराज अली ने सुझाव दिया था कि बिजनेसमैन शाहपुर जी पल्लोन जी फिल्म के फाइनेंसर बन सकते हैं, लेकिन पल्लोन जी फिल्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 1950 में अकबर के इतिहास में रुचि रखने के कारण वे फाइनेंसर बनने के लिए राजी हुए और 1960 में फिल्म बनकर तैयार हो गई। मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहता। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म मुगले आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या को 105 बार लिखा गया था। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले। दरअसल शीश महल सेट पर मधुबाला के साथ शूट किया गया गाना प्यार किया तो डरना क्या शकील बदायूनी ने लिखा था। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद का अप्रूवल मिलने से पहले इसे 105 बार लिखा गया। ये गाना उस वक्त 10 लाख रुपए में शूट किया गया था, जबकि इससे कम में एक पूरी फिल्म बन जाया करती थी। मिक्सिंग जैसी सुविधाएं न होने के कारण नौशाद ने गाने में गूंज लाने के लिए लता मंगेशकर के साथ इसे स्टूडियो के वॉशरूम में रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, मुगले आजम के पहली कास्ट में चंद्रमोहन अकबर के रोल, डीके सप्रू सलीम के किरदार और नरगिस को अनारकली की भूमिका में कास्ट किया गया था। चंद्रमोहन की 1949 में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। इसके बाद लगभग बंद हो चुकी फिल्म दोबारा नई कास्ट के साथ, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला लीड रोल में थे। मुगले आजम का टोटल बजट 1.5 करोड़ रुपए था और ये लगभग 14 साल में बनकर तैयार हुई थी। जानने वाली बात यह भी है, मुगले आजम में सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन भारतीय सेना के 56 जयपुर रेजिमेंट के 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 सैनिकों के साथ शूट किया गया था। यह सीन भारतीय रक्षा मंत्रालय की खास परमिशन के बाद फिल्माया गया था। दोस्तों, फिल्म मुगले आजम का मराठा मंदिर में हुआ था शाही प्रीमियर। फिल्म के प्रीमियर में इंडस्ट्री के 1100 लोग पहुंचे थे। फिल्म की रील को प्रीमियर के लिए हाथी पर रखकर लाया गया था। साथ ही शहनाई और बिगुल बजाते हुए शाही अंदाज में रील मराठा मंदिर तक पहुंची थी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। दोस्तों, इसके अलावा उस वक्त और क्या क्या हुआ था, फिल्म के निर्माण के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई थी, निर्देशक के आसिफ की जिद के आगे किन किन को झुकना पड़ा था, जानेंगे इस वीडियो में। फिल्म मुगले आजम से जुड़ी एक से बढ़कर एक बातें। आप बने रहिएगा हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मुगले आजम की दुनिया में। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म मुगले आजम के प्रति निर्देशक के आसिफ के जुनून के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार जब मशहूर संगीतकार नौशाद उड़न खटोला फिल्म का संगीत देने में व्यस्त थे
के आसिफ उनके घर जा पहुंचे और बोले कि तुम कहा करते थे कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय तुम कुछ बड़ा करो। वो दिन आ पहुंचा है। मैं मुगले आजम बनाने जा रहा हूं और तुम्हें इसका संगीत देना होगा। हम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे। नौशाद ने उर्दू पत्रिका शमा के अगस्त 1984 में प्रकाशित लेख नौशाद की कहानी नौशाद की जुबानी में लिखा। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ करें क्योंकि मैं बहुत मशरूफ हूं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने 1 लाख रुपए की गड्डी निकाली और मेरे हारमोनियम पर रखते हुए कहा, यह एडवांस है। मैंने नाराज होकर उस गड्डी को फेंक दिया। सारे नोट कमरे में बिखर गए। आसिफ मुस्कुराते रहे। इस बीच नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसा। जब उसने कमरे का नजारा देखा तो ट्रे वहीं रख मेरी बीवी को बताने दौड़ा कि कमरे में चारों तरफ नोट कैसे फैले पड़े हैं। जब मेरी बीवी ऊपर आई तो उसने देखा कि नौकर की बताई बात सही थी। आसिफ साहब मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जब मेरी बीवी ने पूछा कि माजरा क्या है तो आसिफ ने कहा, अपने मियां से पूछिए। मेरी बीवी और नौकर फर्श पर पड़े नोट उठाने लगे। आसिफ ने मुझसे कहा, नौशाद साहब जिद मत करिए, पैसे रख लीजिए, आप ही मेरे साथ काम करेंगे। मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, अपने पैसे वापस लीजिए, हम लोग साथ काम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, मुगले आजम की शूटिंग का जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े लोग इसकी शूटिंग देखने आते थे। जी हां, शूटिंग देखने वालों में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, मशहूर उर्दू शायर फैज अहमद फैज और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो भी शामिल थे। नौशाद ने इसका जिक्र करते हुए एक बार लिखा था, उस जमाने में मुंबई के वर्ली सीफेस पर भुट्टो की एक खूबसूरत कोठी हुआ करती थी। वर्ष 1954 से 1958 के बीच भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहा करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। जब मधुबाला पर मोहे पनघट पे छेड़ गए और नंदलाल फिल्माया जा रहा था तब भुट्टो वहां मौजूद थे। जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने एक लंच के दौरान इसका इजहार भी मधुबाला से कर दिया था, जिसके जवाब में उन्हें सिर्फ मधुबाला का एक कहकहा भर ही नसीब हो पाया था। दरअसल मधुबाला ने अपना दिल मुगले आजम में उनके हीरो दिलीप कुमार को दिया था। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मधुबाला उत्साह से भरी जिंदा दिल लड़की थी। उनकी वजह से ही मेरा शर्मीलापन और कम बोलने की आदत जाती रही, लेकिन जब मुगले आजम की शूटिंग आधी हो गई तो हमारे बीच इतनी गलतफहमी बढ़ गई कि हम में बातचीत होनी भी बंद हो गई थी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। दिलीप कुमार आगे लिखते हैं, जब हमारे होठों को पंखों से छूने वाला सीन फिल्माया जा रहा था तो हम एक दूसरे का अभिवादन करना तो दूर, हम एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। ऐसे बन गए थे उस वक्त हालात। दोस्तों जानने वाली बात यह भी है कि अकबर बने पृथ्वीराज कपूर के लिए निर्देशक के आसिफ ने खास किस्म के जूते बनवाए थे जो 4000 रुपए में बनकर तैयार हुए थे। जब कैमरामैन आर.डी. माथुर को यह बात बताई गई तो उन्होंने निर्देशक के आसिफ से कहा, ये जूते तो शॉट में ढंग से नजर भी नहीं आएंगे। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्तान मुगले आजम में लिखते हैं, आसिफ ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को जूतों की कीमत मालूम है और जब वो ऐसे आलीशान जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में सचमुच एक मुगल शहंशाह वाली शान होगी। बेटे की जिद अगर बाप के सर से पूरी होती है तो बाप हाजिर है। दोस्तों और सुनिए, शीश महल के सेट के लिए बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए थे। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान शीश महल का सेट बनवाने में ही करीब 2 साल लग गए थे। आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले के शीश महल से मिली थी। भारत में मिलने वाला रंगीन शीशा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आसिफ ने इस सेट के लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाया था। खतीजा अकबर मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, शीश महल का सेट बनने के दौरान ईद आ गई। फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री रस्म के अनुसार निर्देशक के आसिफ के घर ईदी लेकर पहुंचे।
उनके हाथ में एक चांदी की प्लेट थी जिस पर कुछ सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए रखे हुए थे। आसिफ ने टोकन के तौर पर एक सिक्का उठा लिया। उन्होंने रुपए भी उठाए, लेकिन उसे तुरंत शाहपुरजी मिस्त्री को वापस करते हुए कहा, इन पैसों का इस्तेमाल मेरे लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाने के लिए करिए। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है। मुगले आजम के फाइनेंसर शाहपुरजी पल्लोन जी ने फिल्म के निर्देशक के आसिफ की जगह सोहराब मोदी को लेने का मन बना लिया था। दरअसल मुगले आजम इतनी ओवर बजट हो गई कि इसके फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन के आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे। मोदी उस जमाने में पुकार और सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाकर मशहूर हो चुके थे। तभी एक दिन सोहराब मोदी मुगले आजम के सेट पर आए। उन्होंने पूरे सेट का मुआयना किया और फिर आसिफ से पूछ बैठे कि प्यार किया तो डरना क्या गाने को वो कितने दिनों में फिल्मा लेंगे। आसिफ का जवाब था करीब 30 दिन। मोदी ने ऐलान किया इसे 6 दिनों में फिल्माया जा सकता है। खतीजा अकबर मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, आसिफ ने तपाक से जवाब दिया, वैसे तो अगर आप बगल में रह रहे बी ग्रेड फिल्में बनाने वाले नानू भाई वकील को बुलवा भेजें तो वो ये गाना सिर्फ 2 दिन में शूट कर देंगे। सुल्तान अहमद बताते हैं कि शाहपुर जी ने करीब करीब तय कर लिया था कि वो मुगले आजम की शूटिंग को सोहराब मोदी की कंपनी मोदी मिनर्वा टोन में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उस वक्त मधुबाला ने के आसिफ का साथ दिया और ऐलान कर दिया कि अगर आसिफ को बदला जाता है तो वो फिल्म से हट जाएंगी। दिलीप कुमार को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाहपुर जी से कहा कि इस समय निर्देशक को बदलना फिल्म के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने शाहपुर जी से यहां तक कहा कि आप मेरे बकाया पैसे भले ही न दें, लेकिन आसिफ को ये फिल्म पूरी कर लेने दें। सोहराब मोदी ने शाहपुर जी को यह बताने की कोशिश की कि आसिफ शायद पैसे बनाने के लिए इस फिल्म को लंबा खींच रहे हैं, लेकिन निजी जिंदगी में के आसिफ को पैसों से कोई मोह नहीं था। वो दयालु शख्स थे और अपना पैसा किसी गरीब व्यक्ति की शादी में खर्च करने या किसी जरूरतमंद शख्स के घर का किराया देने या किसी के बच्चे के स्कूल की फीस देने या किसी व्यक्ति के इलाज में अपना पैसा देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। उनके पास अपना कोई निजी घर नहीं था और न ही उनके पास अपनी कार थी। वो हमेशा काली पीली टैक्सी पर चला करते थे। शाहपुर जी को उन पर इतना विश्वास था कि वो फिल्म के कलाकारों के पैसे उन्हें सीधे न देकर आसिफ के नाम चेक काटते थे और आसिफ उन कलाकारों को पैसे दिया करते थे। आसिफ के बेटे अख्तर आसिफ कहा करते थे, मेरे पिता का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो एक बादशाह की तरह सोचते थे लेकिन एक फकीर की तरह रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें, परफेक्शन के प्रति निर्देशक के आसिफ का जुनून इस हद तक था कि उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की मजार पर जाने का सीन तपती धूप और गर्म बालू पर फिल्माया था। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को बता दिया था कि जब उनके लिए गर्म बालू पर चलना असहनीय हो जाए तो वो अपना हाथ अपने बगल में ले जाकर इशारा भर कर दें, शूटिंग रोक दी जाएगी। कैमरामैन आर.डी. माथुर पृथ्वीराज कपूर के इशारे का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन वो नहीं आया। पृथ्वीराज कपूर तपती रेत पर तब तक आगे बढ़ते गए जब तक आसिफ ने कट नहीं कह दिया। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्तान मुगले आजम में लिखते हैं कि आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को नैतिक समर्थन देने के लिए अपने दोनों जूते उतार दिए थे और खुद भी नंगे पैर चल रहे थे। शॉट पूरा होते ही वो कपूर को गले लगाने दौड़े। तब तक पृथ्वीराज कपूर के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम निशान न बना। दोस्तों, अजीत ने एक बार याद करते हुए कहा था कि जब फिल्म में उनकी मौत का सीन फिल्माया जा रहा था तो आसिफ टेक पर टेक लिए जा रहे थे। मैंने फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद से मजाक किया था कि लगता है आसिफ शॉट को ओके तभी करेंगे जब मैं असल में मरकर नीचे गिर जाऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो गाना जब बनाया जा रहा था तो के आसिफ
और नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज नौशाद के पास आकर बोले, नौशाद साहब ये गाना ऐसा बनाएं कि वाजिद अली शाह के दरबार के जमाने की ठुमरी और दादरा याद आ जाए। नौशाद ने कहा कि कथक में चेहरे और हाथ के हाव भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसे फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया जाएगा। उन्होंने कथक कभी सीखा नहीं है, क्या वो इसके साथ न्याय कर पाएंगी? तब नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज ने कहा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर उन्होंने शूटिंग से पहले मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास करवाया था। पूरा गाना मधुबाला पर फिल्माया गया और आपको बता दें, इसके लिए किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहा हूं। निर्देशक के आसिफ ने बड़े गुलाम अली साहब को कैसे साइन किया था, आइए जानते हैं। एक दिन निर्देशक के आसिफ ने नौशाद से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए दिखाना चाहते हैं। सवाल उठा कि इसे गाएगा कौन? नौशाद ने कहा कि इसे उस समय के तानसेन बड़े गुलाम अली से गवाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। आसिफ ने कहा कि ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब आसिफ ने बड़े गुलाम अली साहब से गाने की फरमाइश की तो उन्होंने गाने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार केसरवानी लिखते हैं, आसिफ ने हार न मानते हुए कहा, गाना तो आप ही गाएंगे। उस्ताद ने हैरत से नौशाद की तरफ देखकर पूछा, ये पागल है क्या? नौशाद ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, एकदम पागल है, मानेगा नहीं। उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी पागलों का इलाज करना खूब आता है, गाने के इतने रुपए मांगूंगा कि सारा पागलपन ठीक हो जाएगा। फिर उस्ताद यानी बड़े गुलाम अली साहब ने फैसला सुनाया, ठीक है गाऊंगा, लेकिन लूंगा पूरे 25,000 रुपए। आसिफ ने चुटकी बजाकर अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर पेश कर दी, बस सिर्फ 25,000 रुपए मंजूर है। उस्ताद के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। बता दें, उन्होंने एक के बाद एक 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। प्रेम जोगन बन के जोगन सुंदरी पिया और चले और शुभ दिन आयो राज दुलारा। जोगन बन आपको बता दें, फिल्म मुगले आजम की एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले के आसिफ ने पिक्चर हॉल मराठा मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ करवाया था। बुकिंग खुलने से 3 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश के बावजूद टिकट के लिए लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई थीं। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। हालत ये थी कि कतार में खड़े लोगों के लिए बाकायदा उनके घर से टिफिन में खाना आता था। आपको बता दें, सबसे पहला टिकट संपत लाल लोढ़ा ने खरीदा था। 75 पैसे और 2 रुपए में मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 रुपए से 200 रुपए के बीच बिके थे। 4 अगस्त 1960 को जब मुगले आजम का प्रीमियर हुआ तो फिल्म के प्रिंट को हाथी पर लादकर थिएटर पहुंचाया गया था। भीड़ का आलम यह था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को हॉल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। लेकिन अफसोस की बात, इस प्रीमियर में फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला गैर हाजिर थे। दरअसल दिलीप कुमार के इस समारोह में ना शामिल होने की एक वजह थी कि आसिफ ने इस बीच उनकी छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली थी और दिलीप कुमार अपने दोस्त की इस हरकत से काफी नाराज थे। और मधुबाला अपनी दिल की बीमारी से इतनी पस्त थी कि इतने बड़े जश्न में शामिल होने की हिम्मत न जुटा सकी। दोस्तों आपको बता दें, अगले 77 हफ्तों तक मराठा मंदिर थिएटर में मुगले आजम लगातार हाउसफुल चलती रही थी। क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया। दोस्तों उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में मुगले आजम को कुल 3 पुरस्कार मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के लिए। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स के फैसले से नाराज होकर के आसिफ ने मुगले आजम के लिए घोषित बेस्ट फिल्म के अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल पूरे भारत में तहलका मचा देने वाली इस फिल्म को फिल्म फेयर ने मात्र 3 पुरस्कारों के लिए चुना। फिल्म का हर गीत लोगों की जुबान पर आने के बावजूद उस साल सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार दिल अपना और प्रीत प्राई के संगीत के लिए शंकर जयकिशन को दिया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर ने इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के अभिनय को भी अनदेखा किया।
उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलीप कुमार को तो मिला, लेकिन फिल्म कोहिनूर के लिए मधुबाला के मुकाबले बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चुना गया। मुगले आजम के आर्ट डायरेक्टर एम.के. सैयद को तो फिल्म फेयर ने इनाम देने लायक नहीं समझा, लेकिन उनसे उधार लिए सामान से सेट लगाने वाले बीरेन नाग को 14वीं का चांद के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे दिया। दरअसल इन्हीं बातों के कारण क्लासिक फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ ने बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड न लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। अब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का रंग क्या हो। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो के सफर में आपने बहुत अच्छा साथ निभाया। मैं दोस्तों का दोस्त आशुतोष हृदय की गहराइयों से आपका आभार मानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों, साथ ही आपसे एक निवेदन भी करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम इसी तरह आगे भी जुड़े रहें। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बूढ़ेपन